पिछले 2 सालों में पिछले कुछ सालों में कहना चाहिए, भारत बहुत बदला है। हमारे सोचने का तरीका बदला है, परिवेश बदला है। अच्छा बुरा मैं नहीं कह सकता। वो एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में मैं जानता हूँ कि कोई प्रक्रिया जब तक कंप्लीट नहीं होती है, उस पर कोई हिस्टोरिकल जजमेंट मुश्किल होता है। हम लोगों को लगता है कि ये बहुत ख़राब है या बहुत अच्छा समय है, लेकिन जब वो प्रक्रिया कंप्लीट होती है तब जा कर के हम लोग उसका असेसमेंट करते हैं। इतिहासकार इस मामले में अन्य लोगों से भिन्न होते हैं। वो प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद ही मंतव्य देते हैं। इसलिए मैं अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम एक दूसरी दिशा में बढ़ रहे हैं और एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं जिसमें जाने के पहले हम लोगों को बहुत संभल कर अपने अतीत के बारे में सोचना होगा। और इसी क्रम में मुझे लगता है कि इतिहासकार का एक बहुत बड़ा रोल है। और 75 साल हमारे जो आज़ादी का हुआ है और सारे देश में ये मनाया जा रहा है। कल का जो कार्यक्रम इतिहास विभाग में होगा वो भी इसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। एक ऐसा मौका है जहां हम स्वाधीनता आंदोलन के बारे में, उनके स्वप्नों के बारे में बात कर सकें। और मुझे किसी ने कहा कि आप टैगोर की धरती से आए हैं, तो हम लोगों को ये मौका मिला है। तो मैं उसके संग एक जोड़ना चाहता हूँ। टैगोर और शरद की धरती से आया ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा जो गांव है वो फणीश्वरनाथ रेणु के गांव के बिल्कुल पास का गांव है। तो मैं अपने आप को रेणु के गांव के आसपास का समझता हूँ। और इसका एक कारण है कि इसको मैं क्यों इस बात को बहुत सेलिब्रेट करता हूँ। रेणु जी का आपने पढ़ा होगा, मैलांचल पढ़ा होगा, परती परी कथा पढ़ी होगी और बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी। तीसरी कसम फिल्म भी हो सकता है आपने देखी हो। लेकिन रेणु के बारे में एक बात कम लोग जानते होंगे कि रेणु बचपन से ही क्रांतिकारियों के प्रभाव में थे और क्रांतिकारी साहित्य से बहुत लगाव रखते थे। और एक बार पुलिस की रेड होती है और उस रेड में उनके पिताजी भी क्रांतिकारी साहित्य से जुड़ाव रखते थे और संभव था कि अगर वो साहित्य पकड़ा जाता उनके घर में तो फिर उनको जो है सज़ा हो सकती थी, जेल हो सकती थी। तो उस वक्त स्कूल में पढ़ते थे, तो वो बड़ी चालाकी से जो किताब पिताजी कहाँ पढ़ते हैं ये जानने के बाद उस किताब को निकाल करके झोले में लेके निकल गए थे पुलिस के सामने। ये उन्होंने उस चर्चा की है। तो मैं जब अभी विकास जी से बात कर रहा था तो मुझे लगा कि क्रांतिकारी आंदोलन को इतिहास में बहुत सलीके से याद करना पड़ेगा इस वक्त। इसलिए भी कि इतिहास में क्रांतिकारियों की फ़ोटो होती है, उनका संदेश थोड़ा धुंधला है। उनका संदेश जो है वो उस तरह से स्पष्ट नहीं होता है। लोग ये जानते ज़रूर हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जो अभी आज़ाद पार्क है, वहाँ किस तरह से वीरगति को प्राप्त हुए थे। लोग ये जानते ज़रूर हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल ने किस तरह का जीवन जिया, गेंदालाल दीक्षित ने किस तरह का जीवन जिया। गेंदालाल दीक्षित का नाम आप लोगों में हो सकता है कम लोगों को पता हो, लेकिन वो भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इस तरह की मैंने एक तालिका बनाई है और देखा है कि भारत के बहुत सारे हिस्सों से ये कम जाने हुए क्रांतिकारी जो हैं वो एक दूसरे से कोई कम नहीं है। हम भगत सिंह का नाम जानते हैं और हम चंद्रशेखर आज़ाद का नाम जानते हैं। हो सकता है कि माहौर का नाम नहीं जानते हों, हो सकता है अन्य बहुत सारे लोगों का हम लोग नाम नहीं जानते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि क्रांति की ये भावना भारत की आज़ादी की लड़ाई के शुरुआती दौर से ही हमारे साथ चल रही है। और इस याद रखने का एक मतलब है, इससे इतिहास भी बदलता है। मुझे याद पड़ता है आज से 14 साल पहले तत्कालीन जो मंत्री थे उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, बंगाल से थे। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि 100 साल हो रहे हैं हमारे खुदीराम बोस के, तो उनके ऊपर एक किताब लिखी जानी चाहिए और हमारे यहाँ प्रकाशन विभाग से वो प्रकाशित हो। तो उन्होंने संपर्क किया, कोई इतिहासकार लिखने को राजी नहीं था।
तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि इतने इम्पोर्टेंट आदमी के बारे में, खुदीराम बोस के बारे में कोई इतिहास का लिखना क्यों नहीं चाहता। तो अंत में होते होते मेरे ऊपर बात आ गई कि आप ही को लिखना है। तो मैंने कोशिश शुरू की और मैंने पाया दुर्भाग्य से हमारे यहाँ क्रांतिकारियों के इतिहास पर बहुत कम शोध हुए हैं, बहुत कम लोगों ने उस पर काम किया है। इतिहासकारों की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे जो भूतपूर्व जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपने बाद के जीवन में अपने क्रांति के दिनों को याद करते हुए जो लिखा है वो अपने तरह का एक साहित्य है, उसका भी अपना एक महत्व है। लेकिन इतिहासकार क्रांतिकारियों के ऊपर लिखना नहीं चाहते थे और इस कारण से खुदीराम पर एक भी बायोग्राफी जो है 1949 के बाद नहीं लिखी गई। अब मुसीबत ये थी कि ना अंग्रेजी में है ना हिंदी में है, तो फिर उसमें मुझे सोर्स भी नहीं मिल सकते। अब 18 साल का एक लड़का है, उसने काम किया है, ना उसका कोई स्टेटमेंट है ना कुछ है, तो कैसे लिखेंगे आप इतिहास। तो मैंने उसी समय से ये सोचना शुरू किया कि एक तो ये है कि खुदीराम की बायोग्राफी कैसे लिखी जाए, और दूसरी ये बात कि इस तरह के क्रांतिकारियों का इतिहास कैसे लिखा जा सकता है। तो मैंने जो काम किया वो उसके संक्षिप्त चर्चा मैं करना चाहता हूँ। मैं बंगला में जो कुछ भी उपलब्ध था उनके बारे में, और उस तरह के साहित्य में क्या होता है कि ऐतिहासिक सच भी होता है और कुछ कहानियाँ भी आ जुड़ती हैं, और उन कहानियों का जो यथार्थ होता है, उसके भीतर जो तात्विक चीज़ होती है वो सही होती है, लेकिन उसका फॉर्म जो है वो दूसरी तरह का होता है। तो लोग कह देते हैं कि ये तो झूठी बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन जब आप उसका तात्विक विश्लेषण करेंगे तो उसमें जो कहानी मिलेगी, जो ऐतिहासिक यथार्थ मिलेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप लोगों में से कई लोगों ने एक गीत सुना होगा, एक बार विदाई दे माँ घूरे आशी। एक बार विदाई, जैसे आप उन्होंने जिक्र किया एकला चलो रे, तो एकला चलो रे रविन्द्रनाथ का लिखा हुआ है, और ये सब हम लोग जानते हैं कि कोई तुम्हारे साथ ना आए तो अकेले ही चल पड़ो, ये संदेश आता है। उसी तरह का एक बहुत ही मार्मिक और लगभग रुला देने वाला गीत है, एक बार विदाई दे माँ घूरे आशी। उसका जो अर्थ होता है हिंदी में ये है कि माँ मुझे विदा करो, क्योंकि करोड़ों तुम्हारे पुत्र के लिए मुझे फांसी दी जा रही है, और मैं फिर तुम्हारे पास लौट करके आऊँगा, और जिस गले में तुम यहाँ पर फांसी का चिन्ह देखना, समझना तुम्हारा बेटा मैं हूँ। ये गीत जो है, ये गीत किसने लिखा ये किसी को नहीं पता। कई अनुमान हैं कि इसने लिखा होगा, उसने लिखा होगा, लेकिन ऐसा वो गीत था कि पूरे बंगाल के कंट्री साइड में, गाँव में ये गीत गाया जाता था। और सुभाष चंद्र बोस की जीवनी लिखने वालों ने भी लिखा है कि इस गाने को बचपन में खूब सुना करते थे और उससे बहुत अनुप्राणित होते थे। बंगला फिल्मों की एक बहुत लंबी श्रृंखला है, बंगला साहित्यकारों ने खूब लिखा है, लेकिन दुर्भाग्य से बंगला से हरियाणा की दूरी बहुत है, और ये जो दूरी है, जो साहित्यिक दूरी है, वो दूरी कैसे दूर हो, इसके बारे में यहाँ के विभाग के जो लोग हैं, आप लोग हैं, वो लोग सोचिए, क्योंकि भावना जो है मिली हुई है। खुदीराम का नाम सुनते ही आपके दिल में भी वैसी ही उमंग उठती है जैसी कि उस गायक के मन में उठती होगी जिसने ये गाना लिखा था, लेकिन इतिहास उनको जोड़ नहीं पा रहा है, या कम से कम अब तक इतिहास ने नहीं जोड़ा है उस तरह से। इसलिए ज़रूरत है ऐसे इतिहास के लिखे जाने की जिसमें ये जो राष्ट्रीय भावना है, राष्ट्रीय चेतना है, इसका एक मुकम्मल, एक कंप्लीट इतिहास लिखा जाए। नहीं लिखने के भी कई कारण हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। तो उस गीत के बारे में मुझे बहुत जानकर आश्चर्य हुआ, चर्चा मैंने कहीं नहीं सुनी थी, कि चंद्रशेखर आज़ाद जब बहुत उदास हो जाते थे, जब हताश हो जाते थे, तो वो कहते थे कि वो गाना सुनाओ मुझे, और उसका एक हिंदी अनुवाद भी हुआ था, जिस अनुवाद को वो सुनते थे, और उस सुन करके उनको एक महसूस होता था कि उनके भीतर जो है एक शक्ति का संचार हो रहा है। आप में से कई लोगों ने, हो सकता है, उसकी माँ कहानी पढ़ी होगी। उसकी माँ, उस कहानी में भी वो सारी गूंज है जिसका प्रभाव जो है तत्कालीन युवकों पर हुआ था। युवक का मतलब सपना भी नहीं होता है,
युवक का मतलब एक किस्म की आत्माहुति की एक भावना भी होती है। किसी देश में अगर नौजवान सो जाए तो वो देश मर जाता है, ऐसा मुझे लगता है। दुर्भाग्य से नौजवानी का जो जुनून होता है, दुनिया को बदलने का जो जुनून होता है, अब नौजवानों में थोड़ा कम हो गया है। और ये बात एक सच है, जिस सच को हम लोग को मान लेना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, इसके भी ऐतिहासिक कारण जरूर रहे होंगे। लेकिन एक समय था जब कहा जाता था कि नौजवान उतनी परवाह नहीं करता है, फांसी पर चढ़ने, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाने के सैकड़ों उदाहरण हमारे पास उपलब्ध हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो अभी भी देख सकते हैं, अगर बंगला फिल्म तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन बिमल रॉय की फिल्मों को आप देख सकते हैं, जिसमें बंदनी का नाम मैं ख़ास तौर पे आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा। वो बहुत ही अद्भुत एक फिल्म है, जिससे कि वो गाना है, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। वाह क्या बात, बहुत खुशी हुई इस जानकर। मतलब ऐसा कोई गीत जो है देश प्रेम का, ऐसा कोई गीत जो है शायद लिखा नहीं गया है। ये शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत है, और शैलेंद्र इधर के ही आदमी हैं एक अर्थ में, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि शैलेंद्र का ये लिखा हुआ गीत जो है वो उनको बहुत प्रिय था। मतरो माँ, मैं उस तरह के प्रसंगों की चर्चा करते समय थोड़ा भावुक भी हो जाता हूँ, क्योंकि क्रांतिकारियों के कार्यों का वर्णन नहीं किया जा सकता। आप वर्णन करते समय एक विचित्र किस्म की हूक जो है अपने भीतर महसूस करेंगे, और ये बात अगर आप नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपने जिनके सामने आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, तो समझिए कि आप क्रांतिकारियों की भावना तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। किन तकलीफ़ों में इन क्रांतिकारियों ने काम किया है, उसकी कुछ छवियां जो हैं आपको मिलेंगी राम प्रसाद बिस्मिल की किताब में। और इस तरह का साहित्य है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सुधीर विद्यार्थी ने बहुत कोशिश की, अच्छी कोशिशें की हैं। सुधीर विद्यार्थी ने कोशिश की, और हमारे एक मित्र नहीं कहूँगा, मैं उनकी किताब से उनके बारे में जान पाया। एक भरत प्रसाद हैं जिन्होंने काफ़ी सुंदर काम क्रांतिकारियों पे किया है। उनकी पीएचडी थीसिस प्रकाशित भी हुई, लेकिन दुर्भाग्य से इनको कोई बड़ा प्रकाशक नहीं छापता, और वो अपने पैसे से या किसी दोस्तों की मदद से छापते हैं, और वो उसका वितरण भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। मैंने एक बहुत लंबा प्रयास किया है, और मैं लंबा प्रयास इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, लेकिन बहुत दिनों से मैं छोटी छोटी सूचना इकट्ठा कर रहा हूँ, ये बताने के लिए कि जो क्रांतिकारी थे ये बम फेंकने वाले नहीं थे। ये वैचारिक रूप से एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात सोच रहे थे। इनकी एक विचारधारा थी, और दुर्भाग्य से हम लोग उनके जोश को तो कभी कभी याद कर लेते हैं, लेकिन वो जो सोच रहे थे और सोचते सोचते एक जगह बढ़ रहे थे, इस प्रक्रिया के इतिहास को हम लोग नहीं पकड़ पाते। और ये बात कैसे नहीं पकड़ पाते हैं और क्यों नहीं पकड़ पाते, इसकी अपनी एक राजनीति है सर, एक वैचारिक राजनीति है, जिसके कारण हम क्रांतिकारियों को सिर्फ उत्साही लोग मानते हैं, सचमुच समाज को परिवर्तित करने वाले व्यक्तित्व के रूप में याद नहीं करना चाहते, क्योंकि विचार जो है वो उनके मूल में है। वो जो एक्शन है वो एक्शन करने वाले लोग नहीं थे, वो एक्शन ओरिएंटेड लोग थे, और उनके भीतर एक खास किस्म की राजनीति जो है काम कर रही है, और राजनीतिक दर्शन उनके भीतर काम कर रहा है। कई लोग इस बात को सोचकर चौंक जाते हैं कि ये बात उनको बड़ी अजीब सी लगती है कि क्रांतिकारियों का इतिहास जो है वो 1920 में या 20 के दशक में शुरू नहीं हुआ है। ये कहानी 1890 के दशक से उपलब्ध है, और तो और 1908 तक तो हम लोग जानते ही हैं। 1907-8 में जब ये खुदीराम आते हैं, खुदीराम बोस हैं, अरविंद घोष हैं, बाद में बाघा जतीन हैं। आप में से कितने लोगों को, कम लोगों को पता होगा, जो हम लोग की उम्र के हैं उनको तो पता होगा ही, कि सबसे पहले भगत सिंह को किसी ने अगर इंस्पायर किया था तो वो बाघा जतीन थे, जिसने इंस्पायर किया था बाघा जतीन। तो बाघा जतीन कौन थे? बाघा जतीन विवेकानंद के समतुल्य
शिक्षित व्यक्ति थे और इतने ही बड़े आदमी थे, लेकिन वो उनका खाली ये था कि वो क्रांतिकारी आंदोलन के साथ थे। वो किसी जिसको मध्यवर्गीय क्रांति या सुधारवादी आंदोलन कहते हैं उसके साथ नहीं थे। तो बाघा जतीन जो हैं, जब अरविंद चले गए पांडिचेरी, तो बाघा जतीन ने 4 वर्षों तक भारत के बहुत सारे हिस्सों में क्रांति का संदेश फैलाने की कोशिश की थी। 1910 से 14 तक। 14 में उनकी मृत्यु होती है उड़ीसा के तट पर एक जगह पुलिस इनकाउंटर पर। लेकिन उसके पहले जो हुआ है, देखिए इतिहास में ये सब जाते कैसे आपस में जुड़ती जाती हैं। उसके पहले उनको ये लगा था कि हमारे पास, लोगों के पास संदेश देने के लिए ये तो है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ो, लेकिन हमारे पास हथियार नहीं है। तो हमारे पास जो हथियार नहीं है, उस हथियार के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपने जो योग्यतम शिष्य थे उनको बाहर भेजा था कि जाओ और इकट्ठा करो शस्त्र, ताकि हम उस अस्त्र के सहारे हम क्रांति को आगे ले जा सकें। और वो नौजवान जो है, वो स्वदेशी आंदोलन के समय का एक बहुत ही ड्रेडेड, जिसको अपराधी कहते हैं, वो उस रूप में अंग्रेज लोग लेते थे उनको। और उनको जो है किसी तरह से बेल दिलाई गई थी, और बेल करके, बेल तोड़ना मतलब बेल से निकलने के बाद वो फिर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए और फिर भाग चले। अब वो जो नौजवान आदमी है, मैं नौजवानों को खास तौर पे बतलाना चाहता हूँ कि नौजवानों ने क्या क्या किया है। ध्यान रखिएगा कि जिस वक्त भगत सिंह को फांसी हुई थी, उस वक्त उनकी उम्र क्या थी, चंद्रशेखर आज़ाद की उम्र क्या थी। सभी नौजवान लोग थे। जो एमए में पढ़ने वाले लोग लड़के होते हैं उस उम्र के थे, या उससे भी कुछ छोटे ही थे। तो ऐसा मत समझिएगा कि उनको बहुत लंबा समय मिला। तो वो लड़का जो है 1914 के पहले भेजा गया, 15 में भेजा गया था उसको कि वो जाकर के हथियार लेकर के आए। और वो लड़का जो है बाद में चल करके एक बड़ा कम्युनिस्ट बना, बहुत बड़ा थिंकर बना। उसका नाम था एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ राय। तो क्रांति से निकलने वाले लोग जो थे वो सब बम फोड़ते फोड़ते उन्होंने दम तोड़ा है जेल में या बाहर, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत थिंकर थे, और एमएन रॉय बहुत बड़े थिंकर थे। आप एमएन रॉय की चर्चा हो सकता है कम आपके बीच हुई हो, लेकिन मानवेंद्र राय अपने ज़माने के सबसे बड़े थिंकर्स में से एक थे, सबसे बड़े थिंकर्स में से एक थे। वो जब रूस गए थे तो उनका स्वागत करने के लिए खुद लेनिन हवाई अड्डे पर आए थे। ऐसा नहीं है कि कोई साधारण कोई आदमी एमएन रॉय थे। तो एमएन रॉय क्रांतिकारी आंदोलन, रास बिहारी बोस का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन इतना ही सुना होगा कि उन्होंने क्रांति करने की कोशिश की थी, और संयोग से इसी इलाके में की थी जिस इलाके में हम लोग आज हैं। 1857 की तरह की एक क्रांति जो है करने का, जो पूरा एक जिसको षड्यंत्र कहते हैं अंग्रेज लोग, वो जो किया गया था वो इसी सब इलाके में किया गया था। और रास बिहारी बोस उसके एक सेंट्रल फिगर थे। वो यहाँ से किसी तरह से जान बचाकर चले गए और जापान में रहे, और वहाँ उनका जो बाद का जीवन है, आज़ादी के लिए लड़ रहे सिपाहियों का नेतृत्व करने के लिए आज़ाद हिंद फौज का जो प्रतिष्ठाता बने, ये सब कहानी आपको मालूम है। रास बिहारी बोस है। इस तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। महेंद्र प्रताप को लेकर इन दिनों खूब शोर हो रहा है, लेकिन महेंद्र प्रताप की असली कहानी जो है वो बताई जानी चाहिए। किस तरह से वो गए अपने जीवन में। उनके पास बहुत पैसा था, बहुत बड़े एक तरह से राजा थे, बहुत संपत्ति थी। उन्होंने पूरी संपत्ति दान कर देनी चाहिए। किस लिए? क्रांति के लिए। तो उनको मालवीय जी ने समझाया कि ऐसा करिए, पूरा मत करिए, आपके परिवार के लोग हैं, आधा दे दीजिए, आधा आप जो है परिवार के लिए रख लीजिए। लेकिन वो थे कि भाई हमको पूरा दे देना है, हम क्या करेंगे संपत्ति लेकर। महेंद्र प्रताप है। मैंने एक तालिका बनाई है, मैं सब में विस्तार से नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें कहनी है। ये जो कहानियाँ हैं वीरों की, क्रांतिकारियों की, मैं मध्यवर्गीय राष्ट्रीय वकील नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो इंग्लैंड गए, बैरिस्टर बनकर लौटे,
और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता होकर के अपनी राजनीति शुरू करते हैं, और आते ही गांधी जी से मिलते हैं, आते ही उनको राजनेतृत्व में रख लिया जाता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ऐसे लोगों की बातें जो नौजवान थे, जो देश विदेश नहीं करते थे, वो जानते थे कि अंग्रेज़ों को यहाँ से हमको मार करके भगा देना है, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। तो इसको मैंने समझा कैसे, या समझने की कोशिश कैसे की, और यहीं पर मेरी सबसे मुख्य बात जो आपके सामने मैं जो रखना चाहता हूँ ये है कि ये कहानी इतिहास में है ही नहीं, ये कहानी साहित्य में है, इसलिए साहित्य की तरफ हमको जाना पड़ता है। आपने राहुल सांकृत्यायन का नाम खूब सुना होगा, पढ़ा ना भी हो, लेकिन राहुल सांकृत्यायन इतने भाषा के विद्वान थे, भागो नहीं दुनिया को बदलो लिखा है, वोल्गा से गंगा, ये सब तो सुना ही है। उनकी एक किताब है जिसका नाम है जीने के लिए, लिखा उन्होंने उपन्यास के फॉर्मेट में है, लेकिन ये उनकी आत्मकथा ही मानिए आप, जीने के लिए। उसमें वो दिखलाते हैं कि क्रांतिकारियों के लिए उनके मन में कितना सम्मान और प्रेम है। वो एक बहुत अद्भुत सी किताब है जिसका पता नहीं क्यों लोगों ने बहुत अच्छा अध्ययन नहीं किया है। वो लगभग राहुल ही है, उसमें जो नायक है वो राहुल ही है, नाम रखा है बलराज, और पैरेलल कहानी चलती है। थोड़ा सालों का इधर उधर किया उन्होंने, जैसे जैसे राहुल जी जो है विदेश में जाते हैं, संपर्क बनता है, उनके मानसिक क्षितिज का विस्तार होता है, वैसे ही बलराज के साथ भी होता है। और वो कहानी उन्होंने किसान आंदोलन में बलराज की मृत्यु होती है जमींदार के हाथों, वो लगभग पैरेलल कहानी है जो कहानी राहुल जी ने कही है और जेल में रहकर कही है। जब एक 1939 के किसान आंदोलन में वो शरीक हुए थे, सिर्फ विद्वान नहीं थे, उन्होंने लाठियाँ खाई थी, और लाठी खाने के बाद जब वो जेल में थे तो 1.5 महीने में वो किताब लिखी है, और वो भी बोल बोल करके। मच्छर काटते थे उनको, और कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं थी उनके लिए। प्रसिद्ध विद्वान, तिब्बत से बहुत कुछ लाया हुआ आदमी वो, लेकिन मच्छरों के बीच में जीने के लिए उपन्यास लिखता है, और उसमें क्रांतिकारियों के लिए जो उद्गार व्यक्त किए गए हैं वो अद्भुत है। स्वदेशी आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने लिखा है, अद्भुत है वो। मतलब मैं उसको बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट मानता हूँ तत्कालीन समय का। उसके बाद शरद चंद्र की एक किताब है पथ के दावेदार। उस पुस्तक में देखिए, यहाँ पथ जो है उन्होंने कई अर्थों में प्रयोग किया है। पथ के दावेदार, ये जो स्वाधीनता आंदोलन का जो पथ है उसके कितने दावेदार हैं, और उनकी पूरी सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ है, और उसमें जो कथा कही गई है, उस कथा में एक दिलचस्प 2 कथाओं का मिलन है। उसका जो नायक है उसका नाम है सब्यसाची, और उस नायक में 2 ऐतिहासिक पात्र डोलते हैं, एक रासबिहारी बोस और एक एम.एन. रॉय। दोनों कथाओं को उन्होंने इस तरह से पिरो दिया है। वो नायक कैसे बाहर जाता है, कैसे जर्मन एम्बेसी पहुंचता है, कैसे क्या क्या करता है, क्रांति के लिए इकट्ठा करना चाहता है वो अस्त्र, और फिर जाकर के जब वो ले आ रहा है जहाज में तो फिर उसका जहाज पकड़ा जाता है। ये कहानी है, और अद्भुत। उस पर एक फिल्म भी बनी थी जिस फिल्म के नायक थे उत्तम कुमार। आप में से कुछ लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, बंगला के महानायक कहे जाते हैं उत्तम कुमार। उन्होंने उसमें केंद्रीय भूमिका की थी, और वो सब्यसाची फिल्म आपको YouTube पर मिल जाएगी, आप ज़रूर देखें, क्योंकि उस फिल्म में दिखलाया गया है कि क्रांति के लिए प्रयास करने वाले लोग जो हैं वो किस हद तक कुर्बानी देने को तैयार थे, कितना रिस्क ले रहे थे। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप राजनीति कर रहे होते हैं तो आपके सामने जो रिस्क होता है, अगर आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो आपके सामने क्या रिस्क है, आपको पकड़ के जेल में डाल देगा। लेकिन क्रांति के लिए प्रयास करने का मतलब है पकड़े जाने पर फांसी। देखिए, इस बात का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि देश के लिए लड़ने वालों में 2 तरह के लोग थे। एक वो लेते, उनके भी कुर्बानी का अपना एक मामला है, उनके भी त्याग कोई कम नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसमें गुणात्मक अंतर है। इसलिए अगर आप क्रांति कर रहे हैं, क्रांति धर्मी हैं,
तो आपके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा है, और ये बात वहाँ समझ में आती है। लेकिन जहाँ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ वो है यशपाल। यशपाल की चर्चा थोड़ी कम होती है। जो सीनियर लोग हैं वो जानते हैं कि यशपाल और राहुल सांकृत्यायन को पढ़कर कितने लोग जो हैं वामपंथी हुए थे, कम्युनिस्ट हुए थे। ये तो कोई बहुत दबी छुपी बात नहीं है। तो ये लोग जो थे, जैसे यशपाल थे, तो यशपाल ने जो काम किया है वो भी दिलचस्प है। आप जानते हैं कि वो क्रांतिकारी थे। आप जानते हैं कि इन क्रांतिकारियों ने किस किस तरह के रिस्क लिए थे। आप कल्पना करिए कि यशपाल, पढ़े लिखे आदमी, ये और एक नौजवान आदमी जो साइंस का ग्रेजुएट है, वो दोनों मिलकर के दिल्ली में एक दुकान में बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बम बनाना जो है वो अभी का तरह का मामला नहीं है, ये जो जैसे अभी हम लोग बम बना सकते हैं, अभी बहुत आसान हो गया है और बहुत तरह की सुरक्षा का मामला है। उस वक्त जांघिया पहन करके यशपाल जो हैं वो मसालों को मिलाते थे, और उनकी मदद करने का वाला जो नौजवान था वो भी बहुत रिस्क लेकर, आप में से कुछ लोगों को नाम उनका मालूम होगा, वो बाद में हिंदी के बहुत बड़े कवि बने जिनका नाम अज्ञेय था। आप सोचिए ये नौजवानी में इस तरह का काम कर रहे हैं। आपके यहाँ जो है यशपाल का उदाहरण दे रहा हूँ, और यशपाल कोई अकेले आदमी नहीं है। आप मैं नाम गिनाने जाऊंगा तो वो फिर आपके लिए थोड़ा बोझिल हो जाएगा, क्योंकि आप उनसे परिचित नहीं हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल की किताब का नाम आप मैं ले सकता हूँ, बंदी जीवन, वो पढ़ा जाना चाहिए आज। ये सभी वे लोग थे जो गांधी की राजनीति से अपने को अलग रखना चाहते थे और क्रिटिकल थे। सूर्य सेन का नाम आप सबने, आपने जलालाबाद वाली घटना, या आप कल्पना करिए कि 50-70 लोग जो हैं उन्होंने एक सरकारी प्रतिष्ठान पर हमला किया। फिर जलालाबाद एक जगह है, वहाँ पर जो है उन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, फौजी मुकाबला किया। और सूर्य सेन जो है बहुत बड़े नेता थे, बंगाल के क्रांतिकारी। तो ये क्रांतिकारी नेता कोई डकैत नहीं थे। ये लोग कोई हथियार इकट्ठा करके पुलिस से लड़ करके उनका कुछ माल मत्ता लेने वाले लोग नहीं थे। इनका एक राजनीतिक प्रोजेक्ट था। आज जब मैं किसी से चर्चा करता हूँ कि अच्छा ये बताइए कि भगत सिंह का नाम तो हम लोग खूब लेते हैं, तो भगत सिंह को किन लोगों ने इंस्पायर किया था, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है बताना। और घूम फिर करके बात जो है वो यहीं पे आती है कि रूस की क्रांति का प्रभाव बहुत लोगों को पड़ा था, उससे प्रभावित होकर के लोगों ने बिल्कुल सही है, रूस की क्रांति का बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा था। और रूस की क्रांति के प्रभाव के कारण जो है राहुल सांकृत्यायन से लेकर यशपाल तक तमाम लोग प्रभावित हुए थे, सही बात है। लेकिन कुछ लोग भी ऐसे थे जिन लोगों ने इसके लिए कोशिश की थी, उन्होंने संगठन बनाए थे। वो लोग कौन हैं? तो उसमें मैं जब योगेश चंद्र चटर्जी का नाम लेता हूं तो लोगों को लगता है कि ये कौन है, योगेश चंद्र चटर्जी। योगेश चंद्र चटर्जी कौन है? कुछ लोग मनमथ नाथ गुप्त का नाम तो जानते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि मनमथ नाथ गुप्त ने काकोरी षड्यंत्र के समय, काकोरी जो कांड हुआ था उसमें जो गोली चलाई थी जिसके कारण एक व्यक्ति मर गया था, जानबूझ के नहीं उन्होंने मारा था। उस नौजवान 17 साल के व्यक्ति की गोली से एक व्यक्ति मरा था, उसका आधार लेकर 4 लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया था। लेकिन वो जो मनमथ नाथ गुप्त थे, 17 साल की उम्र थी, 18 साल के नहीं थे, इसलिए उनको फांसी नहीं हुई, वरना उनको फांसी हो जाती। 20-22 साल तक जेल में रहे वो, 20-22 साल तक। लेकिन ये कहानियाँ क्यों नहीं आ रही हम लोगों के बीच में? क्यों नहीं आ रही? क्यों जब क्रांतिकारी जेल से निकल करके बाहर आता है तो 2 लाख की भीड़, 2 लाख लोग जुटते हैं उनका वो करने के लिए, सम्मान करने के लिए। तो आला कमान से, कांग्रेस के केंद्रीय उससे आती है सूचना कि इस तरह का नागरिक अभिनंदन नहीं होना चाहिए, और रोक दिया जाता है। और ऐसा एक बार नहीं 2 बार हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कोई एक ऐसी बात है जो हम लोगों को अब डिस्कस करनी चाहिए।
क्रांतिकारी और कांग्रेसी एक ही तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं थे। ये जरूरी है इस बात को कहा जाना। ये क्रांतिकारी लोग जो थे उनके स्वप्न अलग थे, वो क्रांतिकारी थे, वो सुधारवादी लोग नहीं थे। वो अंग्रेजों से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। किसी क्रांतिकारी के साथ किसी अंग्रेज वाइसराय की बैठक नहीं हो सकती थी। और इसकी एक ऑल्टरनेटिव कहानी है, जिस कहानी को कहने के लिए मैंने 2-3 साल खर्च किए हैं। जो मैंने किताब अभी लिखी है उसमें मैंने साहित्यिक स्रोतों के आधार पर वो सारे फैक्ट्स इकट्ठा किए हैं और उन फैक्ट्स को ऐतिहासिक फैक्टों के बरक्स रख करके दिखाने की कोशिश की है कि ये जो पैरेलल नेशनलिज्म्स हैं, ये जो समानांतर दृष्टिकोण है, ये हम लोगों को अब कहने की ज़रूरत है। ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि नौजवान है, नौजवानों की दिलचस्पी फिल्मों में खूब होती है, इसलिए मैं फिल्मों का उदाहरण दे रहा हूँ। तो एक और उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आपने काबुली वाला फिल्म का एक गीत है, शायद वो गीत आप लोगों में से किसी ने सुना होगा, ऐ मेरे प्यारे वतन। एक फिल्म है वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, गीता बाली गाती हुई जाती है। एक और फिल्म है उसी डायरेक्टर की जो 1942 की क्रांति के ऊपर है। उस फिल्म का नाम है 42 मतलब 42। वो जो गुप्ता साहब थे वो कौन थे? मैं उनकी एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए कैसे ये चीज़ें हमारे आपके आसपास से होकर गुजरी हुई हैं, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते। ये बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और अच्छा स्टूडेंट नॉर्मली रेडिकल होता है। जो सबसे ब्राइट स्टूडेंट होता है वो रेडिकल होता है, कम से कम उस ज़माने में तो होता था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में थे और फिर क्रांति से जुड़ गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए, पकड़े गए और फिर इनके ऊपर मुकदमा चला और उसके बाद इनको आजीवन कारादंड की सज़ा, कारावास। बहुत यंग थे उस वक्त। अब इनको जेल में भेजा गया और जेल में जा कर के इनके ऊपर जो है एक बात समझ में इनको आई कि हमको अगर आगे बढ़ना है, हमको अगर आगे, मेरे पास 10 मिनट का समय है सर? 10 मिनट आपके पास तो है। जी। इधर से कुछ है तो अभी तो शुरू हुई है। जी, तो वो जो आदमी है उसने कहा कि मुझे फिल्म में देखना चाहिए, फिल्म के बारे में सोचना चाहिए। देखिए यशपाल के पैरेलल में इनको रख रहा हूँ। ये गुप्ता साहब जो हैं, ये यशपाल जैसे साहित्य की तरफ चले गए, जब जेल में थे उसके बाद साहित्य की तरफ चले गए। उन्होंने फिर उसके बाद कॉमरेड और बहुत सारी किताबें लिखी। आप जानते हैं झूठा सच तक तो जा ही सकते हैं, मेरी तेरी उसकी बात तक जा सकते हैं। तो जो वो हैं उन्होंने तय किया कि हम फिल्म बनाएंगे और फिल्म बनाने की सारी टेक्निक वगैरह सीखी। पढ़े लिखे आदमी थे ही, 8 साल 9 साल में उन्होंने फिल्म बनाने की टेक्निक सीखी। और जब वो बाहर निकले तो उसके बाद जो है बंगाल में उस वक्त एक फिल्म बनाने की क्रांति चल रही थी। फिल्म बनाने की क्रांति, जो अच्छे लोग होते थे वो चाहते थे कि लोगों से जुड़ा जाए और लोगों को समझाया जाए। न्यू थिएटर का ज़माना था। उस दौर के बाद 40s में उन्होंने फिल्म बनाना शुरू किया और उन्होंने एक फिल्म बनाई जो 42 के नाम से जानी जाती है। उसमें उन्होंने 1942 की क्रांति का एक ऐसा यथार्थवादी रूप रखा जिसको आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। वो मातंगिनी हाजरा एक बहुत बूढ़ी महिला थी। उन्होंने 1942 के उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। मातंगिनी हाजरा, जब कभी आप कलकत्ता जाएं तो एस्प्लैनेड में मातंगिनी हाजरा की एक मूर्ति लगी हुई है, बहुत इंस्पायरिंग एक मूर्ति है एस्प्लैनेड में। वहाँ खुदीराम की एक मूर्ति जरूर देखिएगा और मातंगिनी हाजरा की मूर्ति जरूर देखिएगा, और नहीं तो नेट पर आप उसके चित्र को देख सकते हैं। तो मातंगिनी हाजरा एक बूढ़ी महिला जो है वो 1942 की क्रांति में लोगों का नेतृत्व करती है और पुलिस की गोली से उसकी मृत्यु होती है। उस कहानी में जो गोली चलाने वाला था ये रियलिस्टिक है। मिदनापुर की जो क्रांति है या 42 की जो क्रांति है, उसमें जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो वहाँ का इंस्पेक्टर था। और वो जो आदमी था वो आज़ादी आने तक
वो प्रोमोटेड होकर के पुलिस का मुख्य बन चुका है बंगाल का। उसने गोली चलाई थी और उसी समय ये फिल्म रिलीज होती है। अब क्या हो, अगर ये बात खुलेगी तो पुलिस का जो प्रधान है आपके राज्य का वही अभियुक्त हो जाता है, मतलब दर्शकों की निगाह में। तो उस फिल्म को रोक दिया गया, उस फिल्म को रोक दिया गया, मतलब सच को आने नहीं दिया गया। बाद में कटवट करके उसको निकाला गया। इसी तरह की कहानी बिहार में भी दोहराई गई, जहां सच को जब लिखा गया तो लोगों ने कहा कि अब इसको जो है हम सामने नहीं रख सकते। इस तरह से देखा गया कि जो पूरा सच कहना चाहते थे उनको सामने नहीं रखा गया। तो फिर उन्होंने फिल्में बाद में बनाई और उसमें काबुलीवाला और जो साहित्य पर केंद्रित जो राष्ट्रीय फिल्में हैं, एक दौर चला था उस समय, उस तरह की फिल्में उन्होंने बनाई जिसको हम आज याद करते हैं, बगैर ये जाने कि वो आदमी उस आदमी ने ये फिल्म बनाई है जो कि भगत सिंह बनना चाहता था। भगत सिंह बनते बनते वो फिल्म मेकर बनता है, लेकिन अपने संदेश को नहीं भूला है वो। तो इन कहानियों को भी कहा जाना चाहिए था। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, बुढ़ा मिल गया, जिसमें एक बहुत यादगार गीत है जो नौजवानों को आज भी उमंगों से भर देता है। हमारे ज़माने से पहले का गीत है, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। उसमें जो हीरो है उसको तो बहुत अच्छा हीरो माना जाता है, लेकिन इसकी जो हीरोइन है वो देखने में उतनी अच्छी हीरोइन टाइप नहीं है। तो बहुत लोगों को लगता है कि यार इसको क्यों बना लिया ऋषिकेश मुखर्जी ने हीरोइन, क्यों बनाया इसको हीरोइन। तो बाद में मुझे पता चला कि वो जो लड़की है वो उसी डायरेक्टर की बेटी है जिसकी मैं चर्चा अभी कर रहा था। तो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड ऋषिकेश मुखर्जी ने एक तरह से ट्रिब्यूट दिया है उस आदमी को, और उनकी बेटी को उन्होंने हीरोइन का रोल दिया। बहरहाल मैं आपका ध्यान उस तरफ खींचने के लिए ये सब उदाहरण दे रहा था। मूल बात पे मैं लौटता हूँ कि क्या कर सकते हैं हम और ये क्यों करना ज़रूरी है। जब हम क्रांतिकारी आंदोलन के वैचारिक इतिहास को लिखेंगे तो एक पॉइंट पर आकर के भगत सिंह का महत्व हमको समझ में आएगा। भगत सिंह ने एक युगांतकारी परिवर्तन किया है इस पूरे इतिहास में, इसको बहुत सारे लोगों ने लिखा है और हम जानते हैं कि ये कहानी भी कही जानी चाहिए। और ये भी कहा जाना चाहिए कि भगत सिंह अकेले नहीं थे, और भगत सिंह तक पहुंचने में जिन लोगों का योगदान है उन लोगों के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। वरना क्या होता है, भगत सिंह का एक खास संस्करण जो है वो जनप्रिय होता है, कम्युनिटी स्पॉन्सर्ड होता है, और हैट को हटाकर पगड़ी पहना दी जाती है, और एक खास तरह का उनकी जो इमेज है वो इमेज स्पॉन्सर्ड हो जाती है। ये महज हैट का पगड़ी द्वारा रिप्लेसमेंट नहीं है, उनके विचार के जो आदर्श हैं उसको ओरिएंट करने की भी एक चेष्टा है। ये जोखिम लेकर मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसको कहा जाना चाहिए। और इसलिए कहा जाना चाहिए क्योंकि मनमथ नाथ गुप्त ने इस पर अपनी पीड़ा जाहिर की है। मनमथ नाथ गुप्त ने लिखा है कि क्रांतिकारी इसलिए नहीं लड़ रहे थे, कुर्बानी नहीं दे रहे थे कि उनकी विरासत को कोई शक्तिशाली शक्ति अपने अकाउंट में जमा करवा ले। वो शहादत अनकंडीशनल थी। वो शहादत ये भी नहीं थी कि हम लोग जो हैं हम आज अच्छा करेंगे तो हमारे बाल बच्चों को या हमारे जो हमारे परिवार के लोग हैं उनको नाम मिलेगा। वो यश के लिए भी नहीं कर रहे थे, प्राण की परवाह तो कर ही नहीं रहे थे। वो यश लिप्सा में भी नहीं उनका कोई ध्यान था, अपने बारे में कोई उनका नाम हो, उनके बारे में लोग सोचें, ऐसा भी नहीं था। वो एक भीतरी आंतरिक शक्ति से क्रांति का आह्वान कर रहे थे। और वो कितना कठिन काम था और कितना कॉम्प्लेक्स मामला है, इसको समझने के लिए बहुत निर्मम होकर उनके बारे में हम लोगों को बात करनी चाहिए। और ये काम इतिहासकारों ने क्यों नहीं किया, इसके बारे में मैं कल थोड़ी बातचीत करूँगा, क्योंकि ये इतिहास का प्रश्न अधिक है। लेकिन मैंने देखा है कि साहित्य में इनके बारे में, यहाँ तक कि अमृतलाल नागर के साहित्य में भी
इसकी बहुत स्पष्ट छाप है। इनकी भावनाओं के बारे में एक ऐसी सुंदर चेष्टा है समझने की। पीढ़ियाँ पढ़िए, पीढ़ियाँ में तो है ही है, आपके यशपाल में तो है ही है, और मैं नाम गिना सकता हूँ यहाँ पूरे भारत में। आप देख लीजिएगा, साहित्यकारों में देख लीजिएगा, एक भी साहित्यकार आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो क्रांतिकारियों के खिलाफ लिख रहा है। आप मुझे बताइएगा कि क्रांतिकारियों के खिलाफ लिखने वाले साहित्यकार किस भाषा में हैं और कौन है, मिलेगा नहीं आपको। लेकिन इतिहासकारों में बहुत मिलेंगे, उनकी सीमा बताने वाले, ये समझाने वाले कि अरे वो तो एक आवेग था, एक आवेग चालित मामला था। साहित्यकारों में लेकिन ये बात नहीं है। अभी तक जो मेरा अध्ययन है, मैं बांग्ला साहित्य के बारे में कह सकता हूँ, हिंदी के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर सकता हूँ, पंजाबी में मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि ऐसा साहित्य आपको नहीं मिलेगा जो कि क्रांतिकारियों के खिलाफ उनके कुर्बानियों को छोटा करके देखने की कोशिश कर रहा है। और पंजाबी में मेरा ये, मैं उसके अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन कामागाटा मारू के बाद से बहुत सारा साहित्य मिलना चाहिए, होगा ज़रूर, छोटी छोटी पुस्तिकाओं में, छोटी छोटी जगहों में ज़रूर होगा, जिसकी तरफ हम लोगों को सोचना चाहिए। और न सिर्फ उनके वर्णनों को लाना चाहिए इतिहास में, बल्कि उनको ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल स्ट्रीम के रूप में स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ उनकी चर्चा करें, कहाँ जन्म हुआ था, कितने साल, कब फांसी हुई, फांसी के पहले उन्होंने माँ को क्या कहा, माँ नहीं रोई, ये सब कहानियाँ हम लोग सुन चुके हैं। वो लोग खास पॉलिटिकल लाइन से सोच रहे थे। और इन दिनों चर्चा हो रही है कि 1907 से ही पूर्व एशिया में, बर्लिन में, लंदन में और अन्य जगहों पर भारत के लोग जो हैं क्रांतिकारी आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार करने में लगे हुए हैं। कई लोग इस पर भी काम कर रहे हैं और दिखला रहे हैं कि ये सारे जो स्ट्रीम्स थे, उन सारे स्ट्रीम्स का संपर्क जो है आपस में जुड़ा हुआ था। और ये जो बातें हैं वो बाद में धीरे धीरे करके 1930 में खुलती हैं, और इन सारी चीज़ों के साथ कम्युनिस्ट आंदोलन का भी एक संपर्क बनता है। वो कहानी अभी खुली नहीं है, आर्काइवल रिकॉर्ड्स जो हैं वो खुल रहे हैं, लेकिन लिटरेचर में उसके बारे में, जैसा कि मैंने शरद चंद्र जैसे व्यक्ति के ऊपर बताया कि ये चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं। यहाँ मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, हालांकि ये बहुत लंबी कहानी है और मैं टेम्प्टेड हो रहा हूँ कि मैं और विस्तार में जाऊँ, लेकिन समय की एक सीमा होती है और ये कोई हमारी आपकी पहली मुलाकात भले ही हो, आखिरी मुलाकात थोड़ी है जो इस चीज़ को हम लोग यहीं पर कंक्लूड करने की कोशिश करें। ये जो पथ के दावेदार हैं, ये किताब बैन हो जाती है, ये किताब बैन हो जाती है और बैन ही रहती है। और बेचारे शरद चंद्र पिलर टू पोस्ट जिसको कहते हैं, यहाँ से वहाँ दौड़ लगाते हैं किसी तरह से कि हमारी ये किताब जो है वो उस पर से बैन हटा दिया जाए। और इस क्रम में वो रविन्द्रनाथ तक भी पहुँचते हैं और कहते हैं कि आप अगर कहेंगे तो हो सकता है कि वो लोग सुन लें और हमारा जो है ये इस पर से बैन हटा लिया जाए। रविन्द्रनाथ ने इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, इसमें वैसा बहुत कुछ है जिसके कारण जो है अंग्रेज जो हैं वो इसको बैन लगा सकते हैं। रविन्द्रनाथ के अपने रीजंस होंगे। आज़ादी के बाद मुजफ्फरपुर में जहां खुदीराम बोस ने बम फेंका था, उस जगह वहां के लोकल लोगों ने मिल करके खुदीराम की मूर्ति स्थापित की थी और वो चाहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं वो उसका लोकार्पण करें या क्या मूर्ति का अनावरण करें। जवाहरलाल नेहरू ने इनकार कर दिया, कहा कि इससे जो है युवाओं में गलत संदेश जाएगा। उनके अपने कारण भी हो सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इनकार कर दिया तो और किसी की क्या हिम्मत होगी, मुख्यमंत्री ने भी इनकार कर दिया। कोई जो है उनको उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए तैयार नहीं है आज़ाद भारत में। ये भी एक कहानी का हिस्सा है। इस तरह से कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमको अनकंफर्टेबल हो जाना पड़ता है और हम लोग तथ्यों का सामना नहीं कर पाते हैं और चुप हो जाना पड़ता है। इसीलिए 60 के दशक में
हमारे इतिहासकारों में बड़े इतिहासकार के रूप में ख्यात हैं रोमेश चंद्र मजूमदार ने। रोमेश चंद्र मजूमदार ने भारतीय रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के इतिहास की भूमिका लिखी है। 67 तक 66 तक जो है कोई किताब नहीं है इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट पर। उसकी भूमिका में वो दर्द रखना चाहते हैं कि भारत आज़ाद हो चुका है, क्या कारण है कि हमारे नेशनल मूवमेंट के इतने महत्वपूर्ण धारा के प्रतिनिधियों का कोई इतिहास हमारे पास नहीं है। और वो इस पीड़ा को व्यक्त करते हैं और रिस्क लेकर के वो 60 के दशक में उसकी एक भूमिका लिखते हैं और उस भूमिका को आप ज़रूर पढ़िए। रोमेश चंद्र मजूमदार की आत्मकथा है बंगला में, उसका अनुवाद हिंदी में नहीं हुआ है, अंग्रेजी में भी शायद नहीं हुआ, मैंने उसको बंगला में पढ़ा। बड़ी पीड़ादायक कहानी है इतिहासकार की, जो पूरा सच बयान करना चाहते हैं, क्रांतिकारियों की कथा कहना चाहते हैं, उनको पूरी तरह से इतिहास में क्यों शामिल नहीं किया गया। ये एक सवाल है जिसको जितना भी दबाइए ये दबेगा नहीं, ये खड़ा हो जाएगा। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे सवाल, कुछ अनुत्तरित प्रश्न रखने की कोशिश कर रहा था ताकि आपकी दिलचस्पी पैदा हो सके।